तो फर्स्ट ग्रुप 1, चलो आप लोग का सब्जेक्ट वाइज नोट्स है ना, आपको जो दी गई है, अमेंडमेंट बहुत होता है इसलिए इसमें टेक्स्ट बुक नहीं बनता। और आप लोग को जो मॉड्यूल देखा, मॉड्यूल ग्रुप 1 के अंदर आप लोगों को 4 सब्जेक्ट्स है, कंपनी लॉ, जनरल लॉ, सेटिंग अप, और 4th वन इज टैक्सेशन। और ये 4 में सिर्फ एक ही पेपर ऐसा है जो एमसीक्यूज है, राइट, दैट इज टैक्सेशन। मैं बाकी के 3 सब्जेक्ट पर डिस्कशन नहीं करता है, एक ही सब्जेक्ट ऐसा है जो आपको एमसीक्यू है, और वो भी इम्प्लाइड 100 मार्क्स। लेकिन अच्छी बात है कि फुल 3 आवर्स इज अलाउड, मतलब इवन दो इट इज नॉट अ राइटिंग पेपर, लेकिन उन्होंने टाइम रिडक्शन नहीं किया। जून 19 वाज अ रिटन पेपर, लेकिन उसमें भी 3 घंटा रखा था, 100 मार्क्स। दे हैव कन्वर्टेड वापस टू एमसीक्यू पैटर्न, लेकिन द टाइम हैज बीन सेम, 3 आवर्स ही रखा है। मतलब टाइम कंस्ट्रेंट जनरली टैक्सेशन के पेपर में नहीं आएगा, जनरली 99.9% टाइम कंस्ट्रेंट नहीं आएगा, 2 घंटे में अप्रोक्सीमेटली पेपर हो जाएगा। लेकिन मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम वाज इस साल का, मतलब लास्ट पेपर था, क्वेश्चन पेपर वाज ऑफ 24 पेज। Question paper was of 24 page because every page consisted of only 4 MCQs या max to max 5 MCQs per page। मतलब the MCQ were looking like comprehensions। मतलब आपको लगा अरे ये तो MCQ होना चाहिए, लेकिन है पूरा पैराग्राफ। मतलब पूरे पेज पर सिर्फ 4 ही क्वेश्चन। मतलब इसमें ऐसा होता है, मतलब इस तरह से पेज के अंदर भी समझो, यहाँ 11 है, यहाँ 12 है, यहाँ 13 और यहाँ 14, इस तरह से होता है। या एमसीक्यूज इस तरह से आता है, मतलब ये लेफ्ट और राइट ऐसे होता है, ऐसे लाइन में नहीं होता। तो यहाँ 2 और यहाँ 2 बस, मतलब पूरे पेज पर सिर्फ 4 एमसीक्यूज, इतना। मतलब पेपर का लेंथ दिखने में बहुत था, विदाउट एडवांटेज है कुछ भी, क्योंकि स्कोरिंग भी यही माना जाता है। क्योंकि ग्रुप 1 में एक ही एमसीक्यू है और एक ही सब्जेक्ट है जहाँ थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिकल है, बाकी तो तीनों प्योर थियरी, सीएल, जीएल, सेटिंग, मतलब नंबर्स ही नहीं, समझो। जब नंबर्स नहीं होगा तो प्रॉब्लम क्या होता है, स्कोरिंग पैटर्न पर। मैं 5 मार्क का अच्छा लिखता हूं तब जाके 3 मिलता है। हमने एमसीक्यूज में एडवांटेज क्या होता है, 60 अटेम्प्ट करो, 60 राइट है, 60 में भले आप 40 छोड़ भी दो, कुछ फर्क नहीं पड़ता, जितना अटेम्प्ट किया राइट है। हाँ, लेकिन नेगेटिव है, ब्लफ्स नॉट अलाउड। 4 राइट है, सॉरी 1 राइट है तो 1 मार्क, लेकिन 4 रॉन्ग है तो 1 मार्क माइनस होगा। मतलब +1 फॉर अ राइट आंसर एंड -0.25 for a wrong answer. हाँ, if you leave the question, nothing. If you leave it, nothing. मतलब आपने समझो अटेम्प्ट किया और रॉन्ग निकला तो -0.25, समझ रहे हो? मतलब मेरा 4 रॉन्ग जाएगा तो 1 मार्क माइनस होगा। मतलब अगर आपने समझो 70 राइट अटेम्प्ट किए तो आपको 70 मिलेगा, लेकिन 20 रॉन्ग अटेम्प्ट किए तो 5 मार्क माइनस होगा, और 10 समझो छोड़ दिए। जो पैटर्न होता है, 70 अटेम्प्ट करते हैं, राइट जा सकता है और 10 छोड़ दिया, समझो तीनों है सोचते हैं, तो 70 राइट का कितना मिला, 70 प्लस 20 रॉन्ग का 5 माइनस, और बाकी 0, तो भी आपका टोटल कितना हुआ, 65। दिस विल बी द पैटर्न। समझ में आया क्या माइनस में है? हाँ, ग्रुप 2 के अंदर 2 प्रैक्टिकल है और 2 एमसीक्यूज है, लेकिन वो सब कौन से अकाउंट्स, कॉस्टिंग, एफएम, मतलब वो पूरा कैलकुलेशन पार्ट। ग्रुप 2 विल गो टुवर्ड्स कैलकुलेशन एंड ग्रुप 1 इज टुवर्ड्स मोर ऑफ थियरी। ये भी बोलने के लिए प्रैक्टिकल पेपर है, लेकिन 90% दे आस्क थियोरेटिकल बेस्ड। बिकॉज अगर आप मॉड्यूल देखोगे ना, मॉड्यूल तो उसमें भी हेडिंग क्या है, अगर कोई लाया मॉड्यूल, नहीं लाया, लायो मॉड्यूल का साइज तो देखा होगा, देखना जैसा नहीं है, मैं भी मानता हूं, राइट। मतलब द वर्ड्स इटसेल्फ सजेस्ट व्हाट, समझ लो। बाद में रोज मंगवाऊंगा, आप लोग को प्रैक्टिस हो जाएगा। हेडिंग यू कैन सी, इट इज टेक्स्ट लॉस, द वर्ड इज अ लॉ। ये भी कोई प्रैक्टिकल सब्जेक्ट नहीं है, ये भी एक टाइप का लॉ है, और इकलौता ऐसा लॉ है जो एवरी ईयर चेंज होता है। नहीं समझा? बाकी सब लॉ चेंज नहीं होता, लेकिन ये चेंज होता है। इवन ये चेंज कभी हुआ है, 10 दिन पहले चेंज होता है या नहीं होता है? 10 दिन पहले क्या था, बजट, समझा? 10 दिन पहले बजट आप लोग को
ये वाला बजट एग्जाम में नहीं आने। अभी सुन लेना, जो मैं 21 में भी वाला बजट आने वाला, मतलब आप लोग को पढ़ना है लास्ट बजट। आपको कौन सा वाला बजट पढ़ना है? 2019 का। फेल हुए तो नेक्स्ट अटेम्प्ट में आपको हो जाएगा 20 का बजट। टैक्सेशन में मेरा या आपका नहीं चलता, ना आईसीएसआई का चलता है, पहले से समझ लेना। इंडियन गवर्नमेंट का चलता है। अगर इंडिया में टैक्स चेंज हुआ तो आपको चेंज करना होगा। जैसे अगर मैं पहले वैट सर्विस टैक्स पढ़ रहा था, इंडियन गवर्नमेंट ने क्या लेकर आया? जीएसटी। फिर ऐसा नहीं आईसीएसआई जीएसटी नहीं रखेगा, कंपल्शन। खबर इंडियन गवर्नमेंट चेंज किया, ऑन द स्पॉट आउट, ऑन द स्पॉट। मतलब ये नहीं कि अभी हम लोग ने तो वैट सर्विस टैक्स पढ़ के रखा था, क्या इंडिया में है? नहीं, इंडिया में क्या है? जो आपके सब बुक्स क्रॉस। सेम लॉजिक अभी बोल रहा हूं, आपकी मॉड्यूल है वो दिसंबर 20 लिखा होगा। आप लोगों ने दिसंबर 20 भी नहीं लिखा होगा, मॉड्यूल में भी देखोगे ना जून 20 लिखा होगा, दिसंबर में नहीं लिखा होगा, वो भी गारंटी दे सकते। जब छापते ही नहीं इतना जल्दी, मॉड्यूल के सेकंड पेज पे लिखा होगा, एकदम लास्ट में। तो टैक्सेशन प्लीज समझना, फर्स्ट अटेम्प्ट में निकलना जरूरी है। और टैक्सेशन इज द अलोन सब्जेक्ट। मैं अभी भी बोल रहा हूं, किसी को भी पूछ लेना, जो भी स्टूडेंट मिलता है उसको भी पूछ लेना, टैक्सेशन विल बी द will play a supporting role। अगर ये वीक हुआ, इसमें 40 नहीं सोच सकते। पासिंग कितना है? 40। टोटल कितना होना चाहिए? 200 ना, ग्रुप 1 का। तो अभी तो फाउंडेशन दिया ना, 40 40 40 40, लेकिन टोटल कितना होना चाहिए? सेम ही ऐसे ग्रुप 1 का। वापस 40 40 40 अगर सोचोगे तो यहां नहीं पहुंच पाओगे। टैक्सेशन में मिनिमम स्कोर होना चाहिए 60, तो ये वो बाकी 3 को धक्का मारेगा। क्योंकि बाकी तीनों दिन क्या है? तुम लोग की हैबिट नहीं है उतनी, तुम लोग एमसीक्यू वाले हो, पेज भरने उसमें। बाकी तीनों राइटिंग है, समझ में आ रहा है नहीं बता। अभी एमसीक्यू के मूड में नहीं हो ना। एमसीक्यू तो छोड़ो, 1 मार्क का भी फिल इन द ब्लैंक्स नहीं है। मेहरबानी करके समझ लेना है। आधा तो पहले 5 तो आएगा, फिल इन द ब्लैंक्स, फिर 5 आएगा। मैं तो वो सब भी नहीं है। हाँ, वो मेंटालिटी मत सोचना। यू हैव टू राइटिंग पेपर ही है 100 मार्क का। जो भी समझो, केस लॉ समझो या वो थियोरेटिकल समझो या कमेंट सोचो, शॉर्ट नोट सोचो, जो भी सोचो, मतलब 100 और 100 राइटिंग है। मतलब आपको वहां तो आपका टारगेट 50 51 55 होता है, यहाँ आपको जो भी धक्का मारना है इधर मारो। हाँ, यहाँ पहुंच गया अगर आपका 60 65, तो बाकी 3 में वो जो 15 20 मार्क का जो शॉर्टफॉल होता है वो कवर हो जाएगा। राइट, तो टैक्सेशन स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट वर्ड कोई पार्टिसिपेट इसमें करना होगा, क्योंकि इकलौता ऐसा सब्जेक्ट है जहां स्टूडेंट पार्टिसिपेशन चाहिए, और इकलौता ऐसा सब्जेक्ट है जहां अगर घर पे भी बात करोगे तो घर वाले को भी पसंद आएगा। याद रहिए, पक्का बोलो, घर पे आके बात करना, जो भी इधर हुआ घर पे आके बात तो घर वाले को पसंद आता है। हाँ, कुछ पढ़ के आया कि टैक्सेशन इकलौता है जो घर वाले भी सुनते हैं, नहीं तो कोई सुनता नहीं, कोई कंपनी लॉ नहीं सुनेगा। राइट, टैक्सेशन सब में, क्योंकि हर एक जन को इन्वॉल्व है, एवरीवन। बहुत बार तो घर में पता चल जाएगा, क्योंकि आपको पता चलना चाहिए आप कितना खुद टैक्स भरते हो। बता दो तो आपका पापा भी बता दे तो कितना वो टैक्स भरते हैं या नहीं भरते हैं, वो सब पता होना चाहिए। तो कितने इनके पास यहाँ या घर पे पैन कार्ड है? कितना हाथ ऊपर करो। कितने इनके पास पैन कार्ड है? तो कितने टैक्स भरते हैं? कोई नहीं। पैन कार्ड क्यों लिया? पैन कार्ड क्यों लिया? पापा ने बोला इसलिए लिया। चलो, डायरेक्ट टैक्स वर्सेस इनडायरेक्ट टैक्स। एनीवन, व्हाट इज द डायरेक्ट टैक्स? कुछ भी, इसे पार्टिसिपेशन चाहिए, कुछ भी, इसको दादा होगा, कुछ भी। हाँ, तेरे को थोड़ा ट्राई मारेगा, राइट जाएगा तेरा। और इनडायरेक्ट टैक्स वो कैसा? अंदाजा लगा रहा है। इनडायरेक्ट टैक्स नहीं पता। डायरेक्ट टैक्स ओके, तेरा इसका आंसर, तेरा आंसर था वो, इसका था इनडायरेक्ट टैक्स का। मतलब आंसर इज, यहां ऐसा है, द बर्डन ऑफ टैक्स कैन नॉट बी शिफ्टेड। बरोबर है? मैं ना एकदम यहां हम लोग को एग्जैक्ट ग्रामर नहीं चाहिए,
एमसीक्यूज है, कंसेप्ट समझना। और बर्डन ऑफ टैक्स कैन नॉट बी शिफ्टेड, जबकि यहां क्या लिख रहा हूं, बर्डन ऑफ टैक्स ऑब्वियसली क्या होगा, कैन बी शिफ्टेड। चलो मैं एक बार एग्जांपल लिख दूंगा तो माइट बी पॉसिबल स्ट्राइक हो जाएगा। कोई एग्जांपल ऑफ डायरेक्ट टैक्स पता है, कोई भी एग्जांपल? प्रॉपर्टी टैक्स, प्रॉपर्टी पर इनकम टैक्स। चलो हम लोग को मेनली सोचना है इनकम टैक्स, क्योंकि एग्जाम के अंदर ये 50 मार्क का है, बरोबर। और 50 मार्क का वो भी क्वेश्चन नंबर 1 to 50 है। आपको 1 to 100 क्वेश्चन है, सो 150 विल बी प्योरली इनकम टैक्स। क्लियर हुआ? इनडायरेक्ट टैक्स में कौन सा? जीएसटी, तो उसके पार्ट में। और दूसरा कोई बोला पीछे, कौन बोला? कस्टम्स। कस्टम्स, ये दोनों मिला के आपको है 50 मार्क, क्वेश्चन नंबर 51 to 100। बस आपने को इतना ही पढ़ना है। इनकम टैक्स में 15-17 चैप्टर है, जीएसटी में 18 चैप्टर है, और कस्टम में 10 एक चैप्टर, सब मिला के सिर्फ 30 आसपास चैप्टर है, 30, 35, 40, बस उतना ही है। मार्क्स तो इतना है, 28 चैप्टर तो आपको दे दिया, अभी 10 एक चैप्टर देना बाकी होगा और कुछ नहीं ना। इनकम टैक्स 1 to 50 क्वेश्चन होगा, और जीएसटी और कस्टम्स 51 to 100 होगा। हाँ, जीएसटी और कस्टम में एडवांटेज ज्यादा क्या होगा, ये वहां थोड़ा थियरी ज्यादा आता है, ये पार्ट थियरी आता है। कॉजन तो क्वेश्चन आधे घंटे में, पहले ही आधे घंटे में जाके एग्जाम के अंदर पहले ही आधे घंटे में सीधा क्वेश्चन पेपर पर, क्वेश्चन नंबर 51 to 100 आधे घंटे में खत्म। ये बहुत इजी होता है, मतलब कॉजन पहले जीएसटी कस्टम पर फोकस करता है, और 90% टारगेट इधर होता है, इधर में से 50 में से 40 लाने, इधर पास हो गए, इधर जो भी आया वो बोनस। यही प्लानिंग होता है। फर्स्ट ये 50 में से 40 आ जाएगा, क्योंकि इसमें ज्यादा नहीं, हार्डली 50-100 पेज भी नहीं पढ़ने, इसमें 100 पेज पढ़ना है। 100 पेज तो आराम से आप लोग पढ़ते हो, या तो पढ़ना है, बाहर थोड़ी करना है, आराम से। यहाँ 50 आ जाए, 50 भी आ जाए, ऐसा सोचो, 40 तो आना ही चाहिए, 50 भी आ सकते। फोकस मोर ऑन जीएसटी। राइट नाउ कोई टीवाई बीकॉम है पास नहीं है अभी, कोई एसवाई बीकॉम है अभी, एसवाई वाले इतने हैं। फिर नेक्स्ट से आप लोग टीआई में जाओगे, टीआई में टैक्सेशन कितने मार्क का पता? टीआई में टैक्सेशन कितने मार्क का है? ऑटोनमस नहीं, यूनिवर्सिटी वाइज 200 मार्क्स। ये 5th सेमेस्टर और ये 6th सेमेस्टर। 5th सेम पूरा इनकम टैक्स और 6th सेम पूरा जीएसटी। जब टीआई का सीधा 200 मार्क खत्म, आपका 200 मार्क हो गया। ये पूरा 5th सेम और ये पूरा 6th सेम। तब एडवांटेज समझ में आया, टीआई में पूरा ये रिपीट होता है। क्लियर हुआ? Now any one of them, इनकम टैक्स हुआ, जीएसटी हुआ, बर्डन शिफ्टेड हुआ, ये भी हुआ, एनी वन। इनकम टैक्स किसको भरना होगा, क्यों भरना होगा? इनकम टैक्स इसीलिए भरना होगा बिकॉज वी आर पर्सन। जबकि इनडायरेक्ट टैक्स क्यों भरना होगा, तो इससे बोला बिकॉज ऑफ द वर्ड गुड्स या सर्विसेज। मतलब इनकम टैक्स है ना, वो पर्सन पर होगा, मतलब मेरे पर इनकम टैक्स है, या इस पर इनकम टैक्स है, या इस पर इनकम टैक्स है। जबकि इनडायरेक्ट टैक्सेस जीएसटी है ना, वो मेरे पर आप पर नहीं होगा, वो कमोडिटी पर होगा। यहाँ ये कमोडिटी, ये मोबाइल फोन है तो इस पर इतना जीएसटी, अगर ये बेंच है तो इस पर इतना जीएसटी, ये पेन है या मार्कर है तो इतना जीएसटी। इट विल गुड्स और सर्विस। जैसे हम लोग यहाँ बैठे हैं तो जीएसटी भरना है, हम लोग थिएटर में जाएंगे तो वहां जीएसटी भरना है, हम लोग इमेजिका जाएंगे तो वहां जीएसटी भरना है, कहीं भी जाएंगे जीएसटी पीछा नहीं छोड़ेगा। इंडिया में जीएसटी हॉस्पिटल हो या होटल हो, कहीं पीछा नहीं छोड़ता। मालूम है या नहीं पता? होटल के बिल में भी जीएसटी होता है और हॉस्पिटल के बिल में भी जीएसटी, राइट? जब जीएसटी कहीं पीछा नहीं छोड़ेगा, मतलब आप कमाते हो नहीं कमाते हो लेने का जीएसटी भरना है, खत्म। तो अगर आपको बोलो ये दो में से कहां आपको लगता है कि कुछ लेवल पार्शियलिटी तो है रे, पार्शियलिटी है कहीं। पार्शियलिटी किसमें होगा? डायरेक्ट टैक्स। पार्शियलिटी किधर होगा? डायरेक्ट, कंफर्म। ओवरऑल आंसर सबका अपनी अपनी इच्छा है। टैक्सेशन में ना, मैंने आगे बोला, अभी भी बोल रहा हूं, 8 में से कोई एक ही सब्जेक्ट है टैक्सेशन जिसमें आमना सामना होगा, बाकी कोई पूछेगा भी नहीं आपको, बाकी सब तो खाली बोलते रहेगा, आप लोग सुनते रहोगे। टैक्सेशन में रिक्वायर्ड डे टू डे लाइफ, एनीवन, डायरेक्ट इनडायरेक्ट। पार्शियलिटी है, तो ये कॉन्फिडेंसली डायरेक्ट बोल रहा है ना, ये कॉन्फिडेंस से डायरेक्ट बोलता है। देखो कॉन्फिडेंस,
प्रूव इट। तो तेरे को वापस बोला, चीटिंग नहीं करना अपने अपने विदाउट चीटिंग वाला ऐसा। अभी स्टार्टिंग में तो चीटिंग सिखाएगा सब, ऐसा तू भी है क्या? तुम लोग चीटिंग क्या? ये क्या है? फर्स्ट डे सब लोग चीटर पर है क्या? सब लोग ब्लैक वाइट पर आ गए पहले दिन में? कुछ ईमानदारी से बात कर यार ना। एग्जाम्पल इज यू, एग्जाम्पल इज आप लोग रोड ब्रिज सब फैसिलिटी यूज करते हो गवर्नमेंट की। yes. मैं भी यूज करता हूँ। डू यू पे इनकम टैक्स? दो भाई, इनकम किधर है? राइट, मतलब फैसिलिटी यू आल्सो यूज, आई आल्सो यूज। यू डोंट पे टैक्स, आई पे टैक्स। नहीं पार्शियलिटी हुआ सर, मेरे को भरना पड़ रहा है यार, तू तो देखो फोकट में मिल। दूसरा ऑप्शन, अगर हम दोनों जाके मोबाइल खरीदते हैं, समझो तू भी जाता है मोबाइल खरीदने, मैं भी जाता हूँ मोबाइल खरीदने, तू भी 10,000 का मोबाइल खरीदता है, मैं भी 10,000 का मोबाइल खरीदता हूँ, तो किस पर जीएसटी किसको भरने का? तेरे को या मेरे को? क्यों है? अभी दोनों को, अभी दोनों को, राइट। भाई ऐसा सामने ये नहीं पूछेगा तू कमा रहा है नहीं कमा रहा है, आप कितना कमाते हो, ऐसा भी पूछा नहीं। अगर 10,000 का मोबाइल ये खरीदने जाए या मैं खरीदने जाऊं, मुझे भी जितना टैक्स भरना है उसे भी उतना ही टैक्स भरना है, इवन दो वी आई अर्न एंड शी डजंट अर्न, तो भी टैक्स तो भरना है। मतलब यहाँ आपको कहीं ना कहीं एक पार्शियलिटी जैसा लगा तो सही। क्या पार्शियलिटी लगा कि हाँ इसको ज्यादा टैक्स भरना है, इसको कम टैक्स भरना है, इसको नहीं भरना है, जबकि यहाँ प्रैक्टिकली इट्स इम्पार्शियल। क्यों? कि सबको भरना ही है। अगर जिसने कुछ गुड्स खरीदा तो टैक्स भरना है, सर्विस दिया तो टैक्स भरना है, फिनिश्ड। मतलब इनकम टैक्स में लेवल होता है, जीएसटी में लेवल नहीं होता। तो यहाँ आपको मेन कंसेप्ट समझने के लिए अभी राइट नाउ है ना, वी विल स्टार्ट विद जस्ट इनकम टैक्स। पहले 15 दिन 20 दिन मेरे ख्याल से इनकम टैक्स ही करेंगे। जीएसटी के लिए थोड़ा अपना का मैच्योरिटी ज्यादा चाहिए। पहले इनकम टैक्स, सिर्फ इनकम टैक्स। अभी जो भी डिस्कशन होगा सिर्फ इनकम टैक्स, बरोबर है। इनकम टैक्स आप लोग को है फाइनेंस, सॉरी इनकम टैक्स एक्ट जो है ना वो 1961 का, लेकिन आप लोग को फाइनेंस एक्ट 2019 पर, दिसंबर 20 वालों को ये आया पड़ा, और जून 21 वालों में ये हो जाएगा फाइनेंस एक्ट 2021। नो डाउट उतना चेंजेस नहीं हुआ, मतलब लास्ट बजट और ये बजट के बीच में हार्डली 10-15 पेज का चेंज हुआ। मतलब बहुत घबराने की जरूरत नहीं है, बहुत जन सोचा साला फेल हुए तो, राइट, ऐसा है, लेकिन बहुत घबराने की जरूरत नहीं है। चेंज हुआ है लेकिन हार्डली 20-30 पेजेस, ज्यादा नहीं, 10-20 पेजेस, ज्यादा चेंज नहीं। इस बजट में बहुत चेंजेस नहीं हुए, कुछ चेंजेस हुए, एक्सेप्टेड। तो नाउ वी कम टू द मेन वर्ड्स। या मैंने पहले एक वर्ड बोल दिया, एक बोल देते चलो पहले। व्हाट इज द वर्ड टैक्स स्टैंड्स? टैक्स का मतलब क्या? एक ओन वर्ड्स में चले। टैक्स का मतलब कॉमन वर्ड है, पहली बार सुना वर्ड नहीं। व्हाट इज द वर्ड टैक्स स्टैंड्स? टैक्स का मतलब क्या होगा आपके हिसाब से? टैक्स का मतलब क्या? जो भी ओन वर्ड दिमाग में आता है, जो भी कुछ तो आता होगा ना टैक्स वर्ड सुन के। फाइन, मतलब क्या गुनाह कर रहा है? फाइन का मतलब तो यार गुनाह करने में, लेकिन ये वर्ड तूने जो बोला ना वो तो सिर्फ इनकम टैक्स के लिए, मैंने टैक्स के लिए पूछा। ओके, इट इज अ रेवेन्यू। तूने जो बोला इसके लिए, किसके लिए? मतलब गवर्नमेंट के लिए एक रेवेन्यू। गवर्नमेंट बहुत सारा खर्चा करती है हमारे पर, और इस साल का कलेक्शन खाली गवर्नमेंट का था, इस साल का कलेक्शन 26 लाख करोड़ रुपीस टैक्स में कलेक्शन। 26 लाख करोड़। कभी घर पे आके सोचना कितने जीरो। 26 लाख करोड़ इतना खाली टैक्स में कलेक्शन हुआ, जिसमें अप्रोक्सीमेटली 15 से 16 लाख का कलेक्शन जीएसटी से। 16 लाख करोड़। ये बजट में भी वही बोला गया, ये बजट में ऐसा बोला गया एग्रीकल्चर के पीछे दे आर गोइंग टू स्पेंड 15 लाख करोड़। एग्रीकल्चर के पीछे 15 लाख करोड़। क्लीन एयर के पीछे 33,300 करोड़। वो भी शॉर्टफॉल है, तो भी इंडिया माइनस में है। अब
बोलोगे 25 लाख करोड़ 26 लाख करोड़ में भी माइनस में, हाँ तो भी माइनस में। तो इंडिया का बहुत सारा खर्चा कहीं एक जगह पर जाता है और वो खर्चा कंपल्शन है। वो इतना बड़ा खर्चा है कि आप रिड्यूस भी नहीं कर सकते, जनरली बढ़ता ही रहता है। आर्म्स एंड एमिशन ही बोल सकते हैं, डिफेंस, दोनों का डिफेंस इतना बड़ा खर्चा है कि आप कैलकुलेटर भी नहीं कर। आप खाली अंदाज, हम मैं रफली बोलूं ना, रफली तो भी आपको जब मैंने बोला 25 लाख करोड़, आधे लोगों को लगा इतना बड़ा पैसा कहां जाता है, लेकिन मैं खाली रफली बोलूं, एक सोल्जर को या एक आर्मी ऑफिसर को या एक कर्नल मेजर जो भी समझो, कितना होगा अंदाजा सैलरी? सोल्जर का, आर्मी ऑफिसर का, मेजर का होता है ना, फोकट में काम करता है, सैलरी कितना होगा? 40-50,000 ऑन एन एवरेज, 50,000 सब मिला के 6 लाख रुपये साल का 6 लाख रुपये, 50,000 ही सोचा है, बरोबर है? ज्यादा या कम है? 6 लाख सोचू नहीं सोचू, उससे ज्यादा ही होगा, मैं इतना बोलता हूं, बरोबर? इंडिया का आर्मी, नेवी, एयरफोर्स कितने जन है? इंडिया का आर्मी, नेवी, एयरफोर्स कितने जन है? 21 लाख, 21 lakhs, ऐसा कुछ, वो भी कम है। 130 करोड़ का पॉपुलेशन है, अगर 1% भी आर्मी में होता ना तो भी 1 करोड़ जन होता। इंडिया में 0.25% लोग भी आर्मी में नहीं, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स इनटू, अगर मैंने 6 लाख का सैलरी गिनू, खाना पीना तो छोड़ो, हाँ एमिनेशन सोच, ये तो फिगर मेरे ख्याल से गूगल पर है कि इंडिया में आर्मी में कितना, इंडियन आर्मी सैलरी गिन लो कितना, जीरो आ गया। ये तो सिर्फ पगार है, खाना पीना रहना वो सब नहीं है, आर्म्स एंड एमिनेशन वो सब नहीं है। प्लस ये तो ऐसे लोग हैं जो एग्जिस्टिंग आर्मी में, जो रिटायर होकर घर पे बैठे हैं, जिसका जो शहीद हो गए उसके परिवार वाले को, ऐसे तो और कितना पेमेंट बाकी। मतलब इंडिया का जो खर्चा है ना वो बहुत ज्यादा खर्चा है ये सब में। टैक्स तो इतना रखेंगे तो भी कम ही पड़ने वाला है, तो भी डेफिसिट नहीं आने वाले। ये तो खाली एक फील्ड का बोला मैंने, गवर्नमेंट हॉस्पिटल, गवर्नमेंट स्कूल्स, रूरल एरियाज, वो सब तो मैंने जरा भी नहीं गिना। ये स्वच्छ भारत वो सब तो गिना ही नहीं है। एक फील्ड का ही खर्चा इतना है कि आपका कितना करोड़ एक ही जगह पे चला जाने वाला। रेवेन्यू काफी शॉर्टफॉल है, इससे टैक्स बढ़ेगा फ्यूचर में, ये सबको हर एक जन को भरना ही पड़ेगा, क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट के पास पॉपुलेशन की कंपैरिजन में टैक्स पेयर्स बहुत कम है। अगर 130 करोड़ का पॉपुलेशन है, बिलीव करो टैक्स पेयर्स कितने होंगे? 130 करोड़ के पॉपुलेशन में टैक्स पेयर्स मैक्स टू मैक्स ऑन पेपर्स लिखा है 4 करोड़ के अंदर। 5 करोड़ लोग तो रिटर्न फाइल नहीं करते, टैक्स तो छोड़ के बात, सिर्फ 3% लोग टैक्स भरते, 97% लोग इनकम टैक्स भरते ही नहीं है, भरते ही नहीं है। 3% पर अगर मैं पूरा बर्डन डाल दूं तो क्या हो जाएगा? रीसेंट सर्वे ऐसा करता है। आपको क्या लगता है 10 लाख कमाने वाले सैलरी कितने होंगे? 10 लाख रुपया सैलरी कमाने वाले, या 10 लाख रुपए कमाने वाले कितने जन इंडिया में? 130 करोड़ में 10 लाख कमाने वाले। आंसर इज सिर्फ 50 लाख जन, सिर्फ 50 लाख जन। अगर आप 10 लाख कमाते हो तो यू विल बी इन द टॉप 1% पॉपुलेशन। 10 लाख कमाने वाले नहीं है, उल्टा वो बोल रहा हूं। पॉवर्टी लाइन वाले कितने मालूम है? 60%, 50% है जो 10,000 नहीं कमा रहे। ये सर्वे करना आप लोग को, यहाँ हम लोग मुंबई में रहते हैं, हम लोग को नहीं पता वो। अभी मैं जितना ही बोलूंगा नेक्स्ट टाइम से तो मेरा लेक्चर पूरा गूगल भी सर्च करना पड़ेगा। इट इज, आप लोग को जो लग रहा है नहीं है 10 लाख, लास्ट टाइम में तो 10 लाख कमा रहे थे, 48 lakhs थे, तो 10 लाख इनकम कमा रहे हैं बस, ओनली जस्ट 48 lakhs आउट ऑफ अ पॉपुलेशन ऑफ 1.3 करोड़, 130 करोड़। अगर 1 करोड़ भी जन नहीं है, अरे पूरे
बेसिक एग्जामिशन के ऊपर जाने वाले लोग नहीं है 5 करोड़ लोग, 50, 60, 70 करोड़ तो एकदम ही खलास है। 70 करोड़ तो प्लीज समझना, ये सब कलेक्शन हमारे पर ही आने वाला है। मतलब बचने वाले कौन है? जो कमाने वाले। बचने वाले कौन है? जो नहीं कमाते। तो अभी आपका चॉइस है, राइट। नाउ व्हाट इज इनकम में बाद में एक्सप्लेन कर रहा हूं। इनकम तो ठीक है, उसके पहले मुझे एक्सप्लेन करना है हु इज दिस वर्ड, व्हाट डज दिस वर्ड मीन्स। टैक्स मालूम एडवांटेज क्या है? सब वर्ड एकदम कॉमन हो, आपको लगा हाँ ये तो आता है, फिर बोलने बैठेगा तो चुप हो जाओ। टैक्स में अच्छी बात है, एक भी वर्ड ऐसा यूनिक वर्ड नहीं आएगा। वर्ड एकदम ऐसे नहीं, टैक्स बोलो, इनकम बोलो, पर्सन बोलो। पर्सन वर्ड सुना है? एनीवन हु इज अ पर्सन, ह्यूमन बीइंग। ओके, मतलब इन लोग ने बोला ह्यूमन बीइंग का मतलब, चलो मैं एग्जांपल दे रहा हूं। कैटेगरी 1, राइट। तुम लोग ने जो बोला मैंने उसको एकदम फैमिलियर हो। इंडिविजुअल, इंडिविजुअल को टैक्स भरना होगा या नहीं भरना होगा अगर वो कमा रहा है तो। जो मैं एग्जांपल दे रहा हूं, अभी मैं जो लाइन बोला हूं लाइन बाय याद रखना। अगर कोई पर्सन 10 लाख रुपए कमा रहा है तो टैक्स भरना होगा। यस, अगर वो मेल पर्सन होगा तो टैक्स भरना होगा, या फीमेल को? मेल को भरने का, फीमेल को टैक्स भरने का पक्का। मेल अगर 10 लाख कमाएगा तो टैक्स भरेगा, फीमेल भरने का, फीमेल को भी टैक्स। माइनर 10 लाख कमाएगा तो बोलो हाँ या ना में, ये तो आंसर देना है। माइनर 10 लाख कमाएगा तो भरने का नहीं पता, भरने का बोलो। माइनर कमाएगा तो, माइनर का मतलब पता है ना, टैक्स भरेगा नहीं भरेगा? नहीं भरेगा, नहीं भरेगा, नहीं भरेगा, नहीं भरेगा। कितने को लगता है भरेगा? खाली इसको लग रहा है भरेगा। माइनर को क्यों टैक्स नहीं भरने का? पैन कार्ड, ओह ऐसा रू, तो मैं भी कहूंगा मैं भी पैन कार्ड नहीं रखूंगा। ऐसा किसने बोला? यहां बैठे हुए कितने ने जब माइनर थे तभी पैन कार्ड था? ये बाजू में आंसर। रॉन्ग कंसेप्ट बहुत होगा। कौन बोला माइनर के पास पैन कार्ड नहीं हो सकता? कहीं सुना है सर? माइनर के पास पैन कार्ड हो सकता है। सबसे पहला पैन कार्ड जिसके पास था ना, वो कुछ 48 डेज या 48 मंथ्स का था, जो जॉनसन एंड जॉनसन की एड में डायपर पहन के डांस। रॉन्ग कंसेप्ट बहुत हो गया दिमाग में। क्यों नहीं होगा पैन कार्ड? हो सकता है, डेफिनेटली होगा, डेफिनेटली। चलो अभी बोलो, माइनर को टैक्स आएगा या नहीं आएगा? हाँ या ना? नहीं आने के पीछे रीजन बोलो। माइनर मतलब अगर कोई 5 साल का है, कोई 8 साल का, 10 साल का, 2 साल का, 1 साल का, 3 महीने का, 2 महीने का, 1 महीने का माइनर कमाएगा तो माइनर है 3 दिन का और कमा लिया तो हाँ या ना? टैक्स आएगा या नहीं आएगा? क्वेश्चन इज दिस। 5 दिन का और कमा लिया तो आंसर इज डेफिनेटली आएगा। नहीं आने के पीछे एक तो रीजन दो। मैंने इतना पूछा, एक रीजन देके दिखाओ नहीं आने के पीछे। मैं टैक्स माइनर इसलिए नहीं आएगा क्यों? मतलब माइनर, मेरे को खाली एक सिंपल एग्जांपल देना, एकदम प्रैक्टिकल बोला। एक 28 साल वाले को पैसे की जरूरत है या 8 साल को पैसे की जरूरत है? ज्यादा जरूरत किसको है? कि उसको घर चलाना, राइट। और ये 3 साल वाले को तो टैक्स किस पर होना चाहिए? 3 साल वाले को डबल टैक्स होना चाहिए। ये प्रैक्टिकल, या प्रैक्टिकल बनो। वो नहीं कमाने की उम्र में कमा रहा है। एक सोचो, आज के जमाने में कोई जिसको घर नहीं चल रहा है, उसकी एज समझो माइट बी पॉसिबल 30 साल है और 15-20 हजार कमा रहा है, और उसको टैक्स भरने की बात कर रहा हूं। और वो माइनर 3 साल की एज में अगर 5 लाख कमा रहा है, 10 लाख कमा रहा है, समझो दर्शील सफारी, तारे जमीन पर, समझो फैजल आता था, या भव्य टिपेंद्र, भव्य था ना वो टिपेंद्र, भव्य गांधी या टिपेंद्र गड़ा, ये सब लोग नहीं कमाते हैं। ये सब माइनर नहीं है,
आप तो DID देखते हो, इंडियन आइडल देखते हो, ये लोग नहीं कमाते, कौन से बेस पर टैक्स नहीं भरने का? टैक्स डबल होना चाहिए, ये तो नहीं रखा है। अरे लॉजिकल सोचो, क्यों नहीं भरने का? मतलब वो इनकम नहीं है, दैट इज नॉट एन इनकम। वो 50 लाख कमाया मतलब उसको छोड़ दू, ओके, या तो माइनर है इसलिए छोड़ दू, और ये सीनियर है तो उसको ज्यादा टैक्स तो गलत है। मैं तो बोला उसको ज्यादा होना चाहिए क्योंकि उसको 50 की वैल्यू नहीं है, उसको जरूरत भी नहीं है। प्रैक्टिकल, ये सब्जेक्ट प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, कोई ऐसा नहीं कि इलॉजिकल है। माइनर है हुआ तो क्या, माइनर भोजन तो माइनर नहीं कमा सकता, क्यों नहीं कमा सकता? मैं कितने एग्जांपल दे सकता हूँ, कितने। 3 इडियट्स में समझो जिसने आमिर खान को लात मारा, उसको एक लात मारने के लिए 5 लाख मिला, कौन बोला 3 दिन वाला नहीं कमा सकता? कौन ऐसा बोला नहीं कमा सकता? ऐसा कोई रूल नहीं है नहीं कमा सकता। आप तो अभी का जनरेशन मुंबई आए, आप लोग मुंबई वाले, आप लोग तो नहीं बोल सकते। आप इतनी सीरियल देखते हो, इतने टेलीविजन मूवीज देखते हो, बच्चे लोग कमा लेते 50-50 लाख। मेरा टैक्स सुनने के बाद आधे लोग को अपने आप खुद पर गिल्टी फील होना चालू हो जाए। बच्चे लोग 50-50 लाख कमाते, हम लोग के तो 500 रुपए के वांदे, राइट? क्यों नहीं कमाते हैं? आप लोग बोलो चल नहीं कमाते हैं। आप लोग के सामने इतनी मूवीज, इतनी सीरियल सब में नहीं आते, हर एक में चिंटू मिंटू लोग नहीं होते, होते या नहीं होते? आप लोग होते ना, तो ये सब लोग फोकट में काम करते हैं, सब कमा रहे हैं। ये डांस, ये आता है ना, कोई एक्टिंग वाला भी आता है, कुछ सुपर स्टार क्या आता है, एक्टिंग करता है ना सब लोग, कुछ आता है, फिर डांस वाले भी आते हैं, लोग को सब बहुत पैसा मिलता है एक्टिंग और वो सब में। कितनी एडवर्टीजमेंट में कितने चिंटू मिंटू लोग हैं, कितनी एडवर्टीजमेंट में बच्चे लोग नहीं आते, बहुत कमाते हैं। प्लीज ऐसा मत सोचो माइनर नहीं कमा रहा, माइनर बहुत कमाते हैं, छोटा अमाउंट नहीं है। लेकिन कोई भी एंगल से मैं उन लोग को नहीं छोड़ूंगा, कोई भी एंगल से, इतना भी चांस नहीं दूंगा उसको, चांस भी नहीं दूंगा। ऐसा सोचना माइनर को आप नहीं छोड़ सकते। अरे नहीं कमाने की उम्र में कमा रहे, हमेशा इसे सोचना, इंपॉर्टेंस पैसे किसको होता है समझना। 1 साल वाले को इंपॉर्टेंस नहीं होता, 21 साल वाले को इंपॉर्टेंस होना और 31 वाले को इंपॉर्टेंस होना, बहुत फर्क है। आपके फादर समझो, आपके फादर अगर महीने का 30,000 अभी कमाते हैं तो पता होगा 30 का वैल्यू क्या है, और एक बच्चे को पता होगा 30,000 का वैल्यू क्या है। उसको अगर 30,000 तो पता, ठीक है ना, जान दे, और फादर को पता होगा 30,000 में मेरे को 30 दिन निकालना है। इंपॉर्टेंस समझो, मैं इसको माफ नहीं करूंगा, कोई एंगल से, आप 1 रुपया माफ नहीं करूंगा, इतना बोलो। जो रूल्स है वो फॉलो करेंगे, वो ठीक बात है, लेकिन ऐसा नहीं कि चल माइनर है तो छोड़। क्लियर? मतलब माइनर टैक्स 100% छोड़े, कोई एंगल से हम लोग उसको नहीं छोड़, भूल जाना। मतलब आप लोग का जो कंसेप्ट सब आउट। और कोई डाउट है? माइनर नहीं कमा सकता, ये तो 3 महीने का है, 3 दिन का है, ऐसा कुछ है तो बोलो। और भी बहुत कुछ आएगा, अभी तो खाली स्टार्ट है, राइट? नेक्स्ट इज, क्या एक सीनियर सिटीजन को टैक्स भरना होगा? मैंने बोला सब लोग कमाएंगे तो की बात। मैंने क्या इसमें भी क्या बोला, वो 10 लाख कमा रहा है, इसमें क्या बोला, वो 10 लाख कमा रहा है, हर एक जन 10 लाख कमा रहा है, ऐसे सोच के चलो। क्या सीनियर सिटीजन? पहले सीनियर सिटीजन कौन हो? ओके, 60 और अबव, इन लोगों को टैक्स भरने का या नहीं भरने का? भरने का। चलो, वेरी सीनियर या सुपर सीनियर? वेरी सीनियर मतलब कौन? 80 और अबव, इन लोगों को टैक्स भरने का? क्या बोला? ये लाइन नहीं बोलने का। अभी कमाएंगे तो कमाए तो क्या कमाएंगे, तो इसमें भी बोलो ना, फीमेल में कमाएंगे तो, मेल में कमाएंगे तो, राइट? सुपर सीनियर को टैक्स भरने का नहीं भरने का? 80 इयर्स हो गया, कब तक भरने का? 100 साल हुआ तो ये भरते रहेगा, जब तक है जान भरते रहने का, राइट? ओके, ठीक है, चलो। बस हैंडीकैप पर्सन को भरने का, डिसेबल्ड, ये सबको भरने का पक्का? एकदम बेड रेस्ट पर है, कॉमा में 365 दिन, पीरियड बिटवीन कॉमा एंड फुल स्टॉप 365 दिन, टैक्स भरने का 365 डेज बेड रेस्ट,
5 साल से जेल में है, टैक्स भरने का? कमाने का नहीं, टैक्स भरने का नहीं भर रहे। हैंडीकैप है, कॉमा में 365 दिन बोला, भरने का नहीं भरने का। अब ये कब का, मेरे को एक ही लाइन पूछ रहे कब का, कमाएगा कैसे, कमाएगा कैसे? आंसर अभी समझ, कमाने के लिए इंसान को कहीं जाने की जरूरत नहीं है। अगर संजय दत्त जेल में है लेकिन उसका 50 करोड़ का बैंक में एफडी हो रहा है जिसमें 5 करोड़ इंटरेस्ट आ रहा है, तो उस पर भी उसको टैक्स भरना है। एक पर्सन भले कॉमा में है लेकिन अगर उसका 10 जगह उसने भाड़े पर दिया जिसका उसको रेंट आ रहा है, तो भी उसको टैक्स भरने। तूने बोला था माइनर, अगर समझो माइनर है, समझो नसीब, सोचो माइनर नसीब होता है, ऐसा मत सोचो। आज समझो कि कोई माइनर होगा जिसका उसका बर्थ हुआ होगा, 2 दिन हुआ होगा, उसके दादाजी ने उसके नाम पर 5 करोड़ का एफडी कर दिया, नसीब चाहिए। नहीं हो सकता। आज धीरू भाई अंबानी समझो किया होगा वो टाइम पर आकाश अंबानी के नाम पर, किया होगा तो नहीं हो सकता। लॉजिकल सोचो, अगर सपोज कोई पर्सन, आज अमिताभ बच्चन है समझो आराध्य, उसके नाम पर ऐसे कर दिया, उसको पता भी नहीं होगा, उसके नाम पर समझो केबीसी की सबसे पहली करोड़ इसको बना दिया होगा, राइट? ऐसे उसको नाम कर 5 करोड़ दे दिया, 10 करोड़ 50 करोड़ दे दिया, अभी भी वो चाइल्ड है, अभी उसका 6 महीना भी नहीं हुआ, उसके नाम पर एफडी कर दिया, इस पर उसको इंटरेस्ट आया, टैक्स आएगा। बस कमाने के लिए एक इंसान को कहीं जाने की जरूरत नहीं है। इसलिए मैंने एक वर्ड बोला, तो लोग जो सोच रहे हो, मैंने किधर बोला कमाने के लिए आपको भागना है। इनकम ऐसी कितनी इनकम है जो आपको घर पे बैठ के आने वाली, रेंट है, इंटरेस्ट है, डिविडेंड है, सब इनकम घर पे बैठ के आने वाली। और जिनका तो बिजनेस ऐसा होता है, वो इधर ही बैठा है, उसका बिजनेस कोई और कर रहा है लेकिन एक प्रॉफिट आ रहा है, नहीं हो सकता। पहले वो सोच, इनकम मैंने बोला, इनकम तो सब जगह से आ सकता है, कमाने की जरूरत है नहीं, आ सकता है पैसा, बैंक में एफडी करके सो जाओ आराम से, इंटरेस्ट आता रहेगा। एवरीथिंग इज टैक्सेबल, कोई भी इनकम किसी को भी नहीं छोड़ो, ऐसा सोचो, आई विल नॉट लीव एनीवन। ऐसा नहीं कि चलिए तुम बेचारे ये हालत में, अरे जो भी हो, भले वो जेल में दे लेने का, कमाया टैक्स क्लियर हुआ, मतलब किसी को भी मेहरबानी नहीं है। फॉरेनर्स, फॉरेनर्स का इधर आना, क्रिकेट और वो सब आईपीएल और सब ना आके यहाँ खेलना, यहाँ पैसा कमाना, टैक्स आएगा। यस, समझ में आया? मैं यहाँ किसी को भी छोड़ने वाला नहीं छोड़ सकते, क्योंकि सीधा हिसाब है, मैं आर्मी ऑफिसर्स को नहीं छोड़ रहा, इन लोगों को छोड़ू। आप समझ रहे हो? मैं उन लोग को नहीं छोड़ रहा हूँ जो लोग मरने को तैयार है, मैं इन लोगों को छोड़ दूँ। ये माइनर इसलिए बस वो एक तो मूवी में आ रहे, चल पैसा भर, राइट? क्यों छोड़ो? एक रीजन नहीं है हमारे पास। आपने किसको सोचो, किसको छोड़ना चाहिए वो सोचो। अरे ये सब लोग को तो ऐसे ही पब्लिक के 50-50 लाख रुपया लेकर जाते हैं, उनको तो लूटना चाहिए। बाद में आएगा उन लोगों को तो डबल ट्रिपल टैक्स होना चाहिए था। जीरो तो भूल जाना, माइनर हो या सीनियर सिटीजन हो या एक्टर एक्ट्रेस हो या किसी को भी आने दो। नेक्स्ट, मतलब समझा, मतलब किसी भी इंडिविजुअल को छोड़ोगे नहीं, राइट है? राइट। नेक्स्ट इज HUF। HUF का फुल फॉर्म, ये सब पर्सन की डेफिनेशन है, दैट इज हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, राइट? इन लोगों को टैक्स भरना है। प्रैक्टिकली टैक्स कौन भरेगा? करता, भरने का काम करता करे। नो डाउट जब वो पॉसिबल नहीं होता तो दूसरा कोई को पार्टनर भर सकता है, लेकिन मेन इफेक्टिव कौन? करता। नॉट इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम, लेकिन एग्जाम के अंदर सिर्फ नाम के लिए इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में सम्स इसके बेस पर ज्यादा, ये सब सिर्फ नाम के लिए। हाँ, ये बाद में आ सकता है लेटर ऑन। फर्म में कौन आएगा? हाँ, बेसिकली दोज हु आर रजिस्टर्ड अंडर पार्टनरशिप एक्ट 1932। फिर आएंगे कंपनीज, इन लोगों को भी टैक्स भरना है। कौन सा था? कंपनीज एक्ट 2013, इन लोगों को तो टैक्स भरना ही है। ये सब शुरुआत में नहीं आए,
नाउ वी कम टू द न्यू पर्सन AOP या BOI, एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स, सुना है किसी ने? एंड बॉडी ऑफ, ये कहां सुना? ये लॉ में था, AOP BOI दोनों था, दोनों. What is an association of persons? या what is an body of individuals? ये एक वर्ड आप लोग ने अकाउंट्स में कहीं किया हुआ होगा, जॉइंट वेंचर, एक ऐसा वर्ड, बरोबर है. बहुत बार क्या होता है कि समझो कि यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 जन मिलके समझो कोई कुछ एग्जीबिशन ऑर्गेनाइज करते हैं. आइडिया समझो कि ये 9 10 जन मिलके समझो कि नवरात्रि ऑर्गेनाइज करते हैं. राइट, ये 9 जन है, समझो नवरात्रि ऑर्गेनाइज करते हैं. समझो हर एक जन ने घर से 2 2 लाख रुपए इन्वेस्ट किया, 9 जन मिल के. फॉर एग्जाम्पल इन लोगों ने 2 2 लाख रुपए इन्वेस्ट किया और 2 2 लाख से समझो 9 जन है, 18 लाख का इन्वेस्टमेंट हुआ. माइट बी पॉसिबल एक ग्राउंड बुक किया, इसमें से कोई अच्छा गा लेता है, अच्छा बजा लेता है. राइट, मतलब सब जो कुछ रखा और वो 18 लाख का 27 लाख हो गया. इन्वेस्टमेंट कितना था? 18 लाख. और नवरात्रि ऑर्गेनाइज के एंड में सिर्फ 9-10 दिन के लिए पार्टनरशिप था, ज्यादा नहीं था. 9-10 दिन के बाद 27 लाख आ गया, सबको डिवाइड कर दिया, सबको 3-3 लाख आया. इन्वेस्ट कितना किया था? 2 लाख. सबको 1-1 लाख का फायदा हुआ, 3 लाख मिल गया. नाउ द क्वेश्चन अराइजेस, व्हाट इज दिस माइंड का जो टीम था उसने क्या बनाया था हमारा? दैट इज नोन एज बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स. अभी आपको लगेगा ये तो पार्टनरशिप है, लेकिन पार्टनरशिप और इसमें फर्क मालूम क्या है? ये टेम्पररी था, एक्ट में रजिस्टर्ड नहीं था. एक स्पेसिफिक, जैसे आप लोग क्या बोलते हो, पार्टनरशिप एक्ट, विल एंड पार्टनरशिप एक्ट फॉर पर्टिकुलर पार्टनरशिप. एक स्पेसिफिक और वेंचर के लिए, वेंचर खत्म, नवरात्रि खत्म, पैसा डिस्ट्रीब्यूट खत्म. दैट इज नोन एज BOI, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स. AOP में क्या होता है, मतलब थोड़ा वास्ट लेवल. एग्जांपल समझो मुझे कोई बिल्डिंग बनाना रिक्वायर्ड है, समझो 100 करोड़ का इन्वेस्टमेंट चाहिए. राइट, तो समझो कि ये बोलता है, मतलब समझो एक इंडिविजुअल है, ये बोलता है मैं 10 करोड़ इन्वेस्ट करने को तैयार. राइट, समझो ये 4 जन का एक पार्टनरशिप फर्म है, इन लोगों ने बोला हम लोग का 20 करोड़ इन्वेस्टमेंट है. समझो ये 5 जन मिलकर प्राइवेट कंपनी चला रहे हैं, इन्होंने बोला हम लोग का 30 करोड़ इन्वेस्टमेंट. समझो ये लोग का एक HUF बिजनेस है, उन लोग इन्वेस्टमेंट कर रहा है. मतलब एक इंडिविजुअल आ रहा है, एक फर्म आ रहा है, एक कंपनी आ रहा है, एक HUF आ रहा है, और ये सब मिलके एक बिजनेस कर रहा है. BOI में कौन आएंगे? सब इंडिविजुअल आएंगे. लेकिन AOP में कौन आएंगे? समझो ये इंडिविजुअल, HUF, फर्म, कंपनी, ये लोग मिलके कोई जॉइंट वेंचर बिजनेस कर, तो किसमें आ जाएगा? AOP, एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स. क्योंकि ये सब पर्सन है, ये HUF है, ये प्राइवेट कंपनी है, ये फर्म है और ये इंडिविजुअल है. सबने थोड़ा थोड़ा इन्वेस्टमेंट किया और एक वेंचर खत्म किया. देन इट इज नोन एज AOP. नेक्स्ट इज लोकल अथॉरिटी. हाँ, ये भी बहुत जिनको लगता है ये तो गवर्नमेंट का है, जैसे कि मोस्ट कॉमन इज BMC या ग्राम पंचायत. ये लोग कमाते होंगे. BMC कमाता है कैसे? BMC कैसे? हफ्ता में चला तो फुटपाथ पर सब लोग. सबसे कॉमन BMC हमारे घर में से एक घर से म्युनिसिपल टैक्स, एक घर से वाटर टैक्स, मेंटेनेंस बिल में आता है ना, कौन लेकर जाएगा? BMC. आज समझो BMC को आएगा. BMC मतलब बॉम्बे म्युनिसिपल इज द रिचेस्ट लोकल अथॉरिटी इन द वर्ल्ड. रिचेस्ट. उसके उतना पैसा उतना तो कोई भी लोकल अथॉरिटी के पास नहीं. आप सोचो ना, मुंबई डेंसिटी कितना. आज समझो कि आज फॉर एग्जांपल बाजू में जाओ, कोई 40 माले का समझो बिल्डिंग है, 40 में हर एक पर 4-4 5-5 फ्लैट है, 200 फ्लैट हो गए. 200 फ्लैट का हर एक घर में से मैं म्युनिसिपल टैक्स दे रहा हूँ, हर एक घर में से मैं वाटर टैक्स दे रहा हूँ. और मुझे रखने का क्या? उधर वो एरिया में 2 स्वीपर, 4-5 समझो के इलेक्ट्रिक के लैंप्स, ऐसा कुछ. खाली 10 खर्चे नहीं करने. एक तो वो कचरा उठाने वाले समझो जो भी हो, इतना एक्सपेंस है. जबकि उन लोगों का कलेक्शन क्या? करोड़ों फ्लैट्स, करोड़ों ऑफिसेस. वो सब तो अलग बात है जो रास्ते पर लेते वो. ये तो मेजर वाटर टैक्स, म्युनिसिपल टैक्स, नए बिल्डिंग का, जिसको पता होगा सोसाइटी में रहते होगे, एक स्क्वायर फीट पर 10-10 20-20 रुपया मेंटेनेंस है, आधे जगह पर 8-8 10 हजार रुपया. ये सब पैसा कौन लेकर जाएगा? आता है ना म्युनिसिपल टैक्स, मतलब पूरा BMC. हाईएस्ट कलेक्शन इज दिस. इन लोग को भी टैक्स, मतलब इन लोग को भी नहीं छोड़ रहा. लास्ट इज आर्टिफिशियल
जुरिडिकल पर्सन, AJP, एग्जाम में ऐसे लिखेंगे, दिस इज द लास्ट कैटेगरी और ऑफ द पर्सन, और उसमें ऐसा लिखा है, एकदम क्लियर कट लिखा है उन लोग ने, जो पहले 6 कैटेगरी में नहीं आएगा वो 7वीं कैटेगरी में टैक्स भरेगा। मतलब क्लियर कट बात ये हो गई, मुझे किसी को नहीं छोड़ना। तो ऐसा बोलेगा मैं तो पहले 6 में नहीं हूं, 7वें में। अभी उन लोग का एग्जाम्पल नहीं था, पास्ट में तो ऐसे ऐसे एग्जाम्पल थे, अभी रिसेंट एग्जाम्पल चेंज हुआ है। पास्ट में हम लोग का एक एग्जाम्पल था, 6 में नहीं आता और कौन कमाता है। तो एक बार एग्जाम्पल मैंने पढ़ा था, वोडाफोन की एड में आने वाला कुत्ता, ये लोग भी तो कमाते हैं। अभी अंदर से फील हो रहा है कि ये लोग भी कमाते हैं। आजकल तो एनिमल्स भी कमा रहे हैं, वो हॉर्स हो या एलिफेंट हो, ये सब लोग कमाते हैं आजकल यार, हर एक जन कमा रहा है। तो इन लोग का टैक्स कौन भरेगा? ओनर को भरने का ना। ओनर ये तो नहीं बोलता मैंने किधर कमाया, किसने कमाया, टैक्स तो तू भरेगा। बराबर। लेकिन रीसेंट एग्जांपल मालूम क्या है? शॉकिंग एग्जांपल। आंसर इज तिरुपति बालाजी, भगवान भी टैक्स। रीसेंट एग्जांपल इज मैं भगवान को भी नहीं छोड़, लोग को भी नहीं छोड़ सकते, ज्यादा कमाते हैं, भगवान को कैसे छोड़ू? मंदिर को छोड़ू? मंदिर में इतना कलेक्शन आया तो यार छोड़ो, जान देना है मंदिर है, भगवान है, छोड़ू? नहीं, छोड़ने का करो। जिस टेम्पल्स की लिस्ट है कलेक्शन वाइज, हर एक को सबसे फर्स्ट रैंक पर तिरुपति बालाजी, सेकंड वैष्णव देवी कटरा, थर्ड शिरडी, फोर्थ सिद्धिविनायक, राइट, हाजी अली होगा और ये सब, मतलब बहुत सारे हो गए। कौन होगा, मतलब ये सब का ह्यूज अर्नर्स जिसका एवरेज इनकम पर डे, आई एम टेलिंग द एवरेज इनकम पर डे इज नियरली 2 करोड़। समझ रहे हो? 2 करोड़ का इनकम, एवरेज इनकम 735 करोड़ ऐसा कुछ इनकम, 365 दिन। रिचेस्ट टेम्पल्स जैसे पद्मनाभन और वो सब, किसी को नहीं छोड़ेंगे। और बाबा बेबी लोग को तो जरा भी नहीं। तो पता चला कौन कौन रैंक 1 पर है, कौन से बाबा रैंक 1 पर है। मैंने तो बहुत सारे नाम सुने थे, अभी तो रैंक पोजीशन भी चेंज हुआ होगा। एक बार पढ़ा था, मतलब ये लोग भी बहुत कमाते हैं। श्री श्री रविशंकर, आशाराम बाबा, राधे माँ, निर्मल बाबा, ह्यूज अर्नर्स, नित्यानंदा। अभी बीच में आया था ना कोई बहुत बड़ा महल जिसका नाम नहीं आता, भगवान बाबा ऐसा कुछ नाम, ऐसा कुछ नाम, राम रहीम, तो एक्टर है, राइट राइट। रामदेव यार, इनकम ऑफ 10 करोड़ पर डे एवरेज, बाबा रामदेव, राइट। फॉर्ब्स की लिस्ट पे 47 नंबर पर है वो, राइट। दे आर द ह्यूज अर्नर्स। ये लोग, आधे लोग तो भी अंदर से भी लोग ऐसा सीएस होते हैं, राइट ऐसा तो होगा ही, टैक्सेशन में ऐसा तो होगा, अचानक फील्ड चेंज होते रहेगा, ये गलत फील्ड में आ गए, राइट राइट। मतलब डू दे अर्न? क्या भगवान कमाते हैं? मैं टैक्स माफ नहीं करूंगा, भगवान को भी नहीं छोड़ूंगा। मतलब समझ सकते हो, इंडिया किसी को भी टैक्स के मामले में नहीं छोड़ने वाला है। खाली एक ही जन ऐसे जो टैक्स के मामले में बच सकते हैं। अभी सोचो, इतने सारे जन को मैंने टैक्स में नहीं छोड़ा, अभी एक जन को मैं बोला छोड़ देंगे, फिर जो नहीं कमा रहे वो तो छोड़ ही जाएगा ना, वो छोड़ो। जो नहीं कमा रहे उसकी बात नहीं कर रहा हूं, जो बहुत कमा रहे हैं और छोड़ जाते हैं। कुछ नहीं, क्रिकेटर को छोड़ दू, फार्मर को नहीं छोड़ा, क्रिकेटर को छोड़ू, ऐसा कैसा गलती है? तो हॉकी वाला मेरे को भी छोड़ो। आंसर कौन है जो बचने वाला है? कोई बोला इधर से नहीं, यार मन की बात बनते रह जाएगी। इधर से कोई बोला, फिर बातें बोला, मैंने बोला था,
आंसर इज फार्मर्स। कोई बोला था ना, आंसर इज फार्मर्स। इंडिया में फार्मर्स को टैक्स नहीं, वो 10 करोड़ भी कमाए तो भी जीरो टैक्स, और 100 करोड़ कमाए तो भी जीरो टैक्स, लेकिन सिर्फ फार्मिंग इनकम पर जीरो टैक्स। बेस्ट काम मिल गया, राइट? मतलब एक ही इनकम है जिसको टैक्स नहीं भरना है, वो है, बाकी सब लोग बेचारे। लेकिन वो तो कमाएंगे तो ही भरेंगे ना यार, तो क्यों भरेंगे? तुम लोग भरते हो? नहीं, कुछ भी नहीं। क्लियर हुआ? मतलब कितने कैटेगरीज ऑफ पर्सन हुए? इंडिविजुअल, HUF, फर्म, कंपनी, AOP, BOI, लोकल अथॉरिटी, और एक MCQ पूछो, कितने में से MCQ पूछो? आउट ऑफ दिस 7 which is the residual category of person? Which is the residual category of person? Which is the residual category of person? Answer is AJP. Reason? अरे reason? रेसिडुअल का मतलब होता है बचा कुचा। वर्ड रेसिडुअल मतलब बैलेंस, बचने वाला। तो बचा कुचा सब किधर आने वाला है? AJP। तो रेसिडुअल का मतलब बचा कुचा। एनजीओ अगर सेपरेट है, मतलब किसी के 4-5 जन कमाने वाले सब नहीं है, मतलब साथ में नहीं है, तो AJP में चलेगा। यूनिवर्सिटीज वो सब AJP में चलेगा। ये कोऑपरेटिव सोसाइटी जैसा है जिसमें अंदर है ना कुछ 5-6 जन होते हैं इन्वॉल्व, ऐसा कुछ होता है लीड रोल पर जो होता है, तो वो AOP में आ जाएगा। आप समझे? जैसे अज्यूम करो कि आप जो बिल्डिंग में रहते हो, समझो कि वो कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी में रहते होगे, कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी होगा किसी का, उसमें ऐसा होता है ना 2-3 फ्लैट है ना, वो इंडिविजुअल के नाम पर होंगे, कुछ एक फ्लैट होगा कोई कंपनी के नाम पर होगा, इसमें 1-2 फ्लैट है HUF के नाम पर होगा। सोसाइटी के अंदर ऐसे होंगे 4-5 फ्लैट सब अलग अलग नाम पर होता है, जरूरत नहीं कोई फर्म के नाम पर होगा, हो सकता है, जैसे कमर्शियल में तो ऐसा होता ही है। तो दैट इज नोन एज अ कोऑपरेटिव सोसाइटी, बट AOP हो जाएगा। यूनिवर्सिटीज AJP, ट्रस्ट AJP, मतलब मैक्सिमम एनजीओ सब AJP में ज्यादा चांस है। मैंने बोला टैक्स है, मैंने ना नहीं बोला, बस ऐसे मत सोच रहे, मैंने ऐसे बोला टैक्स नहीं, टैक्स है। सिद्धिविनायक ट्रस्ट को भी टैक्स है, सब इनकम पर नहीं होता अलग बात है, लेकिन ऐसा नहीं कि नहीं होता। तो मैं हमेशा एक फर्क समझना, हमेशा याद रखना, मैं हमेशा एक चीज बोलता हूँ, फर्क समझना। मैंने क्या बोला? ऐसे नहीं बोला टैक्स नहीं होता। अब बहुत जन को ऐसा लगता है सिद्धिविनायक टैक्स नहीं होगा, नहीं, टैक्स है, सब इनकम पर नहीं होगा वो पॉसिबल, कुछ इनकम माफ हो सकती है वो पॉसिबल, वो बाद में देखेंगे। जैसे फार्मर्स मैंने भी क्या बोला, उसमें भी सेम बोला, सब इनकम माफ नहीं, फार्मिंग इनकम माफ। अगर मैं फार्मर हूं, मैंने 100 करोड़ फार्मिंग इनकम से कमाया तो जीरो टैक्स, लेकिन वो 100 करोड़ मैंने बैंक में FD कर दिया और वहां से इंटरेस्ट आया तो टैक्स, क्योंकि वो इनकम फार्मिंग इनकम नहीं है, आपकी एग्रीकल्चर इनकम आपको माफ है, दूसरी इनकम माफ नहीं है। आप समझ रहे हो? सिचुएशनल है। क्लियर हुआ? हर एक जन को कहीं ना कहीं माफी होगी, कहीं ना कहीं टैक्स होगा, लेकिन ज्यादातर हम लोग को माफ होने के चांसेस बहुत 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 कम है। हम लोग को माफ होने के चांसेस ही नहीं है, ऐसा सोचो। मैक्सिमम माफी खाली एक स्पेसिफिक लोगों को होती है, जैसे MPs MLAs को कुछ माफ हो सकता है, तो वो लोग समाज सेवा करते हैं, राइट?